नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राठौर्स कॉम्बिनेशन में, जिसमें लाते हैं हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियो। तो आज का हमारा विषय है क्लास 12th ज्योग्राफी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें हम बुक फर्स्ट चैप्टर 8 परिवहन एवं संचार के महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। सो लेट्स गो, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो आज के सुविचार के साथ। तो आज का हमारा सुविचार है कि आप क्या कार्य करते हैं मायने नहीं रखता, लेकिन आप उसे किस मन से करते हैं यह मायने रखता है। तो ये था हमारा आज का सुविचार। आज के सुविचार के साथ शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो, जिसमें हम देखते हैं पहले कि हमारा आज का टॉपिक क्या है। तो हमारा आज का टॉपिक है परिवहन के साधन, जो कि 3 प्रकार के होते हैं, स्थल, जल और वायु। अब स्थल, जल और वायु ये भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो स्थल परिवहन, इसमें सड़क, रेलवे और पाइपलाइन आती है जो हमारी सड़कों से रिलेटेड होती है। और जल परिवहन जो सागरीय और महासागरीय तथा अंतःस्थलीय स्तर पर होता है। सागरीय जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और अंतःस्थलीय जो हमारे राज्य स्तर पर परिवहन होता है। तो जल परिवहन भी 2 प्रकार के होते हैं। फिर है वायु परिवहन। तो वायु परिवहन भी 2 प्रकार के होते हैं, राष्ट्रीय वायु परिवहन और अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन। तो ये थी हमारी पूरे चैप्टर की एक नज़र में पूरी थ्योरी। अब हम करते हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है कि सीमावर्ती सड़कें किन्हें कहते हैं, इनका क्या महत्व होता है, व्याख्या कीजिए। तो पहला प्रश्न हमारा सीमावर्ती सड़कों से संबंधित। इसमें हमें बताना है कि ये क्या होती हैं, इनकी परिभाषा क्या है और ये हमारी अर्थव्यवस्था में क्या महत्व रखती हैं। तो सीमावर्ती सड़कों की परिभाषा, किसी भी देश में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सहारे बनाई गई सड़कों को सीमावर्ती सड़कें कहते हैं। तो सीमावर्ती सड़कें किन्हें कहते हैं, जो किसी भी देश के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सहारे बनाई जाती हैं, उन्हें सीमावर्ती सड़कें कहते हैं। और इनका क्या महत्व होता है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। ये सड़कें सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रमुख नगरों से जोड़ने व प्रतिरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। और ये हमारी सेना सुरक्षा तक भी कुछ महत्वपूर्ण सामग्री पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो ये थी सीमावर्ती सड़कों का महत्व। अब हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आंतरिक जल मार्ग किसे कहते हैं तथा इसे किसी भी देश में कैसे सुगम बनाया जा सकता है। तो आंतरिक जल मार्ग, मैंने बताया कि जल परिवहन 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो हम अंतर्राष्ट्रीय पे व्यापार करते हैं यानी अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग, दूसरा आंतरिक यानी अतःस्थलीय जल मार्ग। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार होता है, तो हम जिस जल मार्ग का प्रयोग करते हैं उसे हम अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार होता है वो सागर महासागरों के द्वारा ही होता है, तो वो होते हैं अंतर्राष्ट्रीय या महासागरीय जल मार्ग। और आंतरिक जल मार्ग जो हमारी नदियों के द्वारा होता है उसे हम आंतरिक या अंतःस्थलीय जल मार्ग कहते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में इसकी परिभाषा बतानी है और इसे किसी भी देश में कैसे सुगम बनाया जा सकता है उसके तरीके लिखने हैं। तो इसका हम आंसर देखते हैं कि आंतरिक जल मार्ग नदियों, नहरों एवं तटीय क्षेत्रों में होने वाले जल परिवहन को आंतरिक जल मार्ग कहते हैं। तो आंतरिक जल मार्ग की परिभाषा यही है, नदियों, नहरों और तटीय क्षेत्रों में जो परिवहन होता है जल के द्वारा उसे हम कहते हैं आंतरिक जल मार्ग। अब हमें बताना है कि आंतरिक जल मार्ग को किसी भी देश में कैसे सुगम बनाया जा सकता है। तो आंतरिक जल मार्ग को हम तभी सुगम बना सकते हैं जब हमारी नदियाँ अच्छी हों, गहरी हों और उसमें ज़्यादा गाद की मात्रा ना हो। तो नदियों के तल को गहरा करके हम आंतरिक जल मार्ग की सुगमता निश्चित कर सकते हैं। दूसरा, नदी तल को स्थिर करके और उसमें गाद की मात्रा को कम करके भी हम नदियों की नौगम्यता को बढ़ा सकते हैं और आंतरिक जल मार्ग को सुगम बना सकते हैं। तीसरे पॉइंट में हम लिखेंगे कि नदियों पर बांध बनाकर और नदियों के बहाव को सुनिश्चित और नियंत्रित करके भी हम नदियों द्वारा जल परिवहन को संभव और सफल बना सकते हैं। तो ये था अंतःस्थलीय जल मार्ग किसे कहते हैं और इसकी सुगमता को कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है। अब देखते हैं हम अपना अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। तो हमारा तीसरा प्रश्न यह है कि
सड़क घनत्व तथा सड़क जाल में क्या अंतर है? दोनों की परिभाषाओं को स्पष्ट कीजिए। तो हमें हमारे तीसरे प्रश्न में बताना है कि सड़क घनत्व क्या होता है और सड़क जाल, जिसे हम परिवहन जाल भी कहते हैं, में क्या अंतर है। तो ये अवधारणाएं एक सी या समरूप नहीं है, इनमें अंतर होता है। तो देखते हैं इस अंतर को समझने और जानने के लिए अपने इस प्रश्न के उत्तर को। तो हमारा उत्तर है कि सड़क घनत्व और परिवहन जाल, यानी सड़क जाल भी जिसे हम कहते हैं। तो सड़क घनत्व होता है, सड़क घनत्व का अर्थ है प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़क मार्ग की लंबाई, कि 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़कों की लंबाई कितनी है, इसे हम सड़क घनत्व कहते हैं। और दूसरा होता है परिवहन जाल, जिसे हम कहते हैं परिवहन मार्ग की विभिन्न श्रेणियों में कई स्थान आपस में जुड़ जाते हैं। जब एक स्थान दूसरे स्थान से कई मार्गों में जुड़ जाता है तो एक जाल का निर्माण होता है, जिसे हम परिवहन जाल कहते हैं। यानी कि एक सड़क मार्ग है जो कई सड़क मार्गों से आपस में जुड़ी हुई है, तो ये होता है सड़क जाल, जिसे हम परिवहन जाल कहते हैं वह भी। तो हमारे तीसरे प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं अपना अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। तो हमारा चौथा प्रश्न यह है कि लोगों का जीवन स्तर व जीवन की गुणवत्ता दक्ष परिवहन, संचार एवं व्यापार पर ही निर्भर करती है। अपने उत्तर की पुष्टि 3 तर्क देकर स्पष्ट कीजिए। हमें इस प्रश्न का उत्तर इस कथन के स्पष्टीकरण के साथ देना है। तो हमें इस कथन को स्पष्ट करना है कि लोगों का जीवन स्तर और जीवन की गुणवत्ता दक्ष परिवहन, संचार और व्यापार से प्रभावित होती है तथा इन्हीं पर निर्भर करती है। तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए हमारा पहला पॉइंट यह है कि दक्ष परिवहन एवं संचार व्यवस्था उत्पादन केंद्रों को विनिमय और उपभोग केंद्रों से जोड़ती है, जिसका लोगों के जीवन स्तर और उनकी गुणवत्ता तथा उनकी दैनिक आवश्यकताओं संबंधी ज़रूरतों पर विशेष प्रभाव पड़ता है। यानी कि जो दक्ष परिवहन व्यापार और संचार संबंधी जो सुविधाएं होती हैं वो उपभोक्ता को उत्पादन केंद्र से जोड़ती हैं, यानी कि विभिन्न सेवाओं को विभिन्न उपभोक्ताओं तक लाने और ले जाने का कार्य करती हैं, जिससे लोगों के जीवन स्तर पर इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। तो पहला पॉइंट हमें साफ साफ ये बता रहा है कि दक्ष परिवहन, संचार और व्यापार का लोगों के जीवन स्तर पर प्रभाव पड़ता है, उनकी दैनिक आवश्यकताएं प्रभावित होती हैं। अब हम दूसरा पॉइंट यह लिखेंगे कि परिवहन एवं संचार जो कुशल तंत्र एवं लोगों की गतिशीलता, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवागमन को सुचारू बनाता है। अब दूसरा पॉइंट भी बता रहा है कि लोगों के आवागमन को सुचारू बनाता है दक्ष परिवहन, संचार और व्यापार। अगर जहाँ व्यापार होगा लोग वहाँ जाना ज़्यादा पसंद करेंगे और वहाँ तक जाएंगे वो परिवहन के सहारे, और उन्हें इस चीज़ की जानकारी देगा संचार। तो ये तीनों ही लोगों की रोजगार संबंधी आवश्यकताओं और आवागमन को भी प्रभावित कर रहे हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि हाँ, परिवहन, संचार और व्यापार से लोगों के जीवन में थोड़े बदलाव आते हैं और लोगों का जीवन इन्हीं पर निर्भर करता है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि दक्ष परिवहन, व्यापार एवं संचार व्यवस्था लोगों के बीच सहयोग और एकता को बढ़ाती है। तो जी बिल्कुल, दक्ष परिवहन, व्यापार और संचार लोगों के बीच एकता को भी और उनके बीच मेल मिलाप को बढ़ाते हैं, लोगों के रिश्तों में मिठास लाते हैं। क्योंकि अगर परिवहन के साधन ही नहीं होंगे तो अगर कोई प्रोग्राम कोई ऑर्गेनाइज कर रहा है और किसी को इनवाइट कर रहा है तो लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, जिससे कि उनमें एकता खंडित हो सकती है। यानी कि जो दक्ष परिवहन होता है, संचार और व्यापार, वो लोगों के जीवन को, गतिशीलता को और उनके बीच रिश्तों को प्रभावित करते हैं। और प्रस्तुत तीनों तर्कों से ये कथन बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सो हमारा अगला प्रश्न यह है कि सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा बेहतर है, कैसे? स्पष्ट कीजिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। यह बोर्ड में और CBSE सैंपल पेपर में भी
पूछा जा चुका है। यह प्रश्न अलग अलग तरीके से भी आ सकता है, जैसे सड़क परिवहन और रेल परिवहन के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए, या फिर सड़क परिवहन और रेल परिवहन आप दोनों में से किसको ज़्यादा उपयोगी मानते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो ये अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें हमें उत्तर बिल्कुल समझकर लिखना होता है। तो हम बताते हैं कि सड़क परिवहन और रेल परिवहन की अपेक्षा कैसे बेहतर है। इसमें हमें सड़क परिवहन के महत्व का वर्णन करना है कि सड़क परिवहन रेल परिवहन से ज़्यादा बेहतर कैसे है। तो हम अपने उत्तर में लिखेंगे कि सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा बेहतर है, क्योंकि सड़क परिवहन से व्यक्तियों या वस्तुओं को घर तक पहुंचाया जा सकता है, जबकि रेल मार्ग उन्हें एक निश्चित स्थान तक ही ला सकते हैं। यानी कि जो सड़क परिवहन होता है वो हमें डोर टू डोर सेवाएं प्रदान करता है, जबकि रेल परिवहन के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि रेल परिवहन हमें एक फिक्स स्टेशन पर ही उतार देता है। फिर दूसरा पॉइंट हम लिखते हैं कि सड़कों का निर्माण पहाड़ी व अन्य दुर्गम क्षेत्रों में भी किया जा सकता है, परंतु रेल मार्गों का निर्माण ऐसे स्थानों पर नहीं हो सकता। सड़क परिवहन दुर्गम स्थलों पर भी संभव है, लेकिन रेल परिवहन ऐसे स्थानों पर जहां पर समतल स्थान नहीं होते बिल्कुल संभव नहीं हो सकती है। तो दूसरा पॉइंट उनके निर्माण के आधार पर, और तीसरा है छोटी छोटी दूरियों को तय करने के लिए प्राय सड़क मार्ग का ही प्रयोग किया जाता है, इसमें रेल मार्ग अनुपयोगी होता है। तो ये थे हमारे 3 पॉइंट जिनसे हमें पता चलता है कि सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा काफ़ी बेहतर है। अब हमारे इस प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा छठा प्रश्न यह है कि हमारा ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि महामार्गों की परिभाषा देते हुए इनकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। महामार्ग जिन्हें हम हाईवे भी कहते हैं, तो हमें हाईवे की परिभाषा बतानी है और इनकी विशेष विशेषताएं क्या होती हैं इसका भी वर्णन करना है। तो महामार्ग वे पक्की सड़कें होती हैं जो दूर स्थानों को मिलाती हैं, यानी कि दूर स्थित स्थानों को मिलाने का कार्य करती हैं, जो विभिन्न महानगर भी हो सकते हैं, शहर भी हो सकते हैं, कोई पर्यटन स्थान भी हो सकते हैं, को मिलाने का निर्माण करती हैं, उन्हें महामार्ग कहते हैं। इनकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता, महामार्गों को अबाधित यातायात की सुविधा प्रदान करने के लिए इन पर फ्लाईओवर बनाए जाते हैं, यानी कि जो महामार्ग होते हैं उन पर फ्लाईओवरों का निर्माण किया जाता है ताकि अबाधित यानी कि किसी भी बंधन में ना बंधने वाली यातायात की सुविधाएं प्रदान की जा सके, और यथासंभव इनमें लाल बत्तियां नहीं रखी जाती। जहां तक भी संभव होता है लाल बत्तियां नहीं बनाई जाती हैं महामार्गों पर, ताकि यातायात सुविधा अबाधित रहे। और दूसरा पॉइंट है कि ये सड़कें गति अवरोधकों से मुक्त और कई लाइन वाली होती हैं, यानी कि इन सड़कों पर गति अवरोधक बिल्कुल नहीं होते हैं और ये कई लाइन वाली हो सकती हैं। 6 से 8 लाइन वाली सड़कों को हम महामार्ग कहते हैं, और महामार्ग अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो ये थी 2 महामार्गों की विशेषताएं। अब हम देखते हैं अगली विशेषता। तो महामार्ग, इनकी चौड़ाई लगभग 80 मीटर होती है, यानी कि महामार्गों की चौड़ाई 80 मीटर होती है। 80 मीटर चौड़ी सड़कों को हम महामार्ग कहते हैं। चौथा पॉइंट है कि ये सड़कें देश के प्रमुख नगरों, पत्तनों और महानगरों को मिलाती हैं और बहुत ही लंबी होती हैं। 5वें पॉइंट में हम लिखेंगे कि इन सड़कों के किनारे पर रेलिंग लगी होती है ताकि कहीं पर भी इनको क्रॉस न किया जा सके, दुर्घटना से बचने के लिए और अबाधित यातायात की सुविधा प्रदान करने के लिए जहां तक भी संभव होता है लाल बत्तियां नहीं रखी जाती और इनके किनारों पर रेलिंगों का निर्माण किया जाता है ताकि इनको क्रॉस ना किया जा सके और यातायात निर्बाध गति से चलता रहे, बिना रुके गति से गतिशीलता से चलता रहे। तो ये होती हैं महामार्ग और इनकी परिभाषाएं भी हमने जानी और जानी इनकी मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं। तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हो गया और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। अब हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। तो हमारा अगला प्रश्न यह है कि
पनामा नहर की विशेषताएं बताइए। पनामा नहर ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है। ये 9 परिवहन नहरों में से एक नहर है और तीनों ही नहरें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों में आती हैं। पनामा नहर की जगह स्वेज नहर या राइन नदी से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इन तीनों पर ही क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर लें। और पनामा नहर का क्वेश्चन परीक्षा में अलग अलग तरीक़ों से प्राय पूछा जा सकता है, जैसे पनामा नहर ने दक्षिणी एवं उत्तरी अमेरिका को किस तरह प्रभावित किया है, स्पष्ट कीजिए, या पनामा नहर की विशेषताएं बताइए, या फिर पनामा नहर ने दक्षिणी अमेरिका की अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, वर्णन कीजिए। तो अलग अलग तरीके से पनामा नहर पर प्रश्न पूछा जा सकता है और पनामा नहर पर जो प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है, तो आप इसे अच्छे से प्रिपेयर जरूर कर लें। तो अब हम देखते हैं पनामा नहर की परिभाषा और इसकी विशेषताएं। तो पनामा नहर 9 परिवहन नहरों में से सबसे महत्वपूर्ण मानव निर्मित नहर है। पनामा नहर की परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। पहली है, पनामा नहर उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका के मध्य 72 किलोमीटर लंबी नहर है। यह नहर पूर्व में अटलांटिक महासागर को पश्चिम प्रशांत महासागर से जोड़ती है। तो पनामा नहर जो कि 9 परिवहन नहरों में से एक नहर है और ये मानव निर्मित नहर है, जिसकी लंबाई 72 किलोमीटर है और ये पूर्व में स्थित अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। इस नहर के कारण उत्तरी अमेरिका के पूर्व न्यूयॉर्क एवं पश्चिम स्थित सैन फ्रांसिस्को के मध्य जल परिवहन से लगने वाली 1000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। यानी कि पहले जो उत्तमाशा महासागर का जो जलमार्ग था उससे 13,000 किलोमीटर की दूरी कम हुई है इस नहर के बन जाने से। तो ये 3 विशेषताएं इस नहर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। अब हम देखते हैं अपनी अगली विशेषता को। तो हमारी अगली विशेषता यह है कि इस नहर के कारण दक्षिण अमेरिका में पूर्वी एवं पश्चिम तटों के मध्य आसानी से परिवहन हो पाता है। यानी कि पनामा नहर के बन जाने के कारण ही दक्षिण अमेरिका में पूर्वी एवं पश्चिमी तटों के मध्य व्यापार में भी आसानी आई है और परिवहन में भी आसानी आई है, और इससे उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका के बीच आर्थिक स्थिति में भी बहाली हुई है और उनकी आर्थिक स्थिति तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। और 5वां पॉइंट यह है कि यह नहर दक्षिण अमेरिका के राष्ट्रों के मध्य व्यापार को बढ़ाने में सहायक हुई है। यानी कि वहाँ की आर्थिक स्थिति को भी इस नहर के कारण काफ़ी सहयोग मिला है और काफ़ी बढ़ावा मिला है। तथा सरल और स्पष्ट शब्दों में कहें कि तो परिवहन यानी कि पनामा नहर के निर्माण के कारण वहाँ की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति में भी काफ़ी बहाली और काफ़ी हद तक सुधार आया है। तो पनामा नहर का ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि स्वेज नहर की विशेषताएं लिखिए। अब हमें इस प्रश्न में स्वेज नहर की विशेषताओं का वर्णन करना है। पहले प्रश्न में हमने किया कि पनामा नहर क्या है, उसकी विशेषताएं बताइए, और इसने उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका की आर्थिक स्थिति में कैसे बहाली की का वर्णन कीजिए। अब हमें इस प्रश्न में बताना है कि स्वेज नहर क्या है, उसकी विशेषताएं बताइए, किसको किससे जोड़ती है और इसका निर्माण कब हुआ। तो हम इसके लिए देखते हैं अपने प्रश्न के उत्तर को। तो स्वेज नहर की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहली, इस नहर का निर्माण 1869 में हुआ था। दूसरी हमारी विशेषता यह है कि इस नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। यानी कि यह नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का कार्य करती है। तीसरे में हमें ये बताना है कि ये लगभग 180 किलोमीटर लंबी तथा 11 से 15 मीटर गहरी है। तो तीसरे पॉइंट में हमने इसकी लंबाई और इसकी गहराई का वर्णन किया। अब हमें चौथा पॉइंट यह बताना है कि इस नहर के द्वारा यूरोप तथा दक्षिण एशिया व ऑस्ट्रेलिया के मध्य की दूरी को उत्तमाशा अंतरिक्ष मार्ग की तुलना में कम हुई है। जो उत्तमाशा अंतरिक्ष जल मार्ग था उसकी अपेक्षा जब ये नहर बन गई तब यूरोप और दक्षिण एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया के बीच की दूरी में कमी आई है और उनके बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बढ़ोतरी हुई
हुई है और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी प्रतिस्पर्धा देखी गई है इस नहर के निर्माण के बाद। फिर 5वें पॉइंट में बताना है कि इस नहर में प्रतिदिन 100 जलयान आवागमन करते हैं, यानी कि प्रतिदिन 100 जलयान इसमें से आवागमन करते हैं, जो कि इसकी उपयोगिता और इसकी महत्वपूर्ण भूमिका का वर्णन कर रहे हैं। तो ये थी स्वेज नहर की परिभाषाएं। अब हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। तो हमारा अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि हमारा 10वां प्रश्न यह है कि राइन नदी जलमार्ग विश्व का अत्यधिक प्रयोग में लाए जाने वाला जलमार्ग क्यों है? कोई 3 कारण देकर स्पष्ट कीजिए। अब ये हमारा प्रश्न राइन नदी से आया है, तो इसमें हमें ये बताना है कि यह विश्व का अत्यधिक प्रयोग में लाया जाने वाला जलमार्ग क्यों है और इसके 3 कारण बताते हुए हमें इस प्रश्न के उत्तर को कंप्लीट करना है। तो इस प्रश्न के उत्तर में हम पहले राइन नदी की महत्वपूर्ण भूमिका का वर्णन करेंगे और बताएंगे कि यह विश्व में सबसे ज़्यादा प्रयोग में क्यों लाया जाता है। तो इसके लिए देखते हैं अपने इस प्रश्न के उत्तर को। तो राइन नदी जलमार्ग विश्व का सबसे अत्यधिक प्रयोग में लाया जाने वाला जलमार्ग है, क्योंकि यह यूरोप के संपन्न कोयला खनन क्षेत्रों से गुजरता हुआ परिवहन सुविधाएं प्रदान करता है, यानी कि यूरोप के सभी कोयला क्षेत्रों और खनन क्षेत्रों से गुजरता हुआ परिवहन की सुविधाएं उपलब्ध कराता है तथा संपूर्ण नदी बेसिन के निर्माण से अत्यधिक संपन्न जलमार्ग है। और नदी बेसिनों के निर्माण की दृष्टि से भी देखें तो ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा संपन्न और विकसित जलमार्ग में से एक जलमार्ग है। दूसरे पॉइंट में हमें ये बताना है कि जलमार्ग स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम तथा नीदरलैंड के औद्योगिक क्षेत्रों को उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग से जोड़ता है। ये किन किन क्षेत्रों से होकर गुजरता है और किन किन क्षेत्रों को जोड़ने का कार्य करता है? तो ये स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड को उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग से जोड़ता है। तो आप इनसे देख सकते हैं और सोच सकते हैं कि कितना लंबा होगा और कितना महत्वपूर्ण, तथा ये इन देशों की आर्थिक स्थिति की बहाली में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये थी राइन नदी की कुछ विशेषताएं। अब हम चलते हैं अपनी अगली विशेषता की ओर। तो तीसरा पॉइंट यह है कि प्रति वर्ष 20,000 से अधिक समुद्री जलयान तथा 2 लाख नागरिक इस मार्ग से वस्तुओं व सामग्रियों का आदान प्रदान करते हैं। तो तीसरी परिभाषा हमें इसकी महत्वपूर्ण भूमिका का तथा इसकी उपयोगिता का वर्णन करती है कि ये कितना उपयोग में लाया जाने वाला जलमार्ग है। तो 20,000 समुद्री जलयान और 2 लाख से अधिक मालवाहक पोत प्रति वर्ष इस मार्ग की सहायता से अपनी वस्तुओं और सामग्रियों का आदान प्रदान करते हैं, यानी कि इस जलमार्ग के द्वारा परिवहन करते हैं। यह जलमार्ग नीदरलैंड के रोटरडम से स्विट्जरलैंड में बेसिल को जोड़ने का कार्य करता है और अपनी आर्थिक महत्वपूर्ण भूमिका का वर्णन करता है। तो अब हमारा इस प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न यह है कि सड़कों पर संकुलन क्यों हो जाता है? परिवहन संकुलन की समस्याओं के समाधान के उपाय स्पष्ट कीजिए। तो हमारा 11वां प्रश्न है कि सड़कों पर संकुलन क्यों हो जाता है? सड़कों पर संकुलन, जिसे हम ट्रैफिक या सामान्य भाषा में जाम के नाम से भी जानते हैं, तो ये क्यों हो जाता है और इसे कैसे कम किया जाता है, इसके समाधान तथा उपायों का वर्णन कीजिए। इस प्रश्न में हमें इन सभी प्रश्नों के उत्तर देना है। तो हम देखते हैं अपने इस प्रश्न के उत्तर को। तो जब सड़क तंत्र यातायात की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित नहीं हो पाता तो सड़कों पर संकुलन बढ़ जाता है, जिसे हम सामान्य भाषा में सड़क जाम लगना है। तो ये क्यों हो जाता है? क्योंकि यातायात की आवश्यकता के अनुसार सड़क परिवहन अपने आप को विकसित नहीं कर पाता, जिसके परिणाम स्वरूप सड़कों पर संकुलन की समस्या उत्पन्न होती है। तो ये था हमारा पहला पॉइंट। अब हमारा है दूसरा पॉइंट कि सड़कों को चौड़ा करना व उनकी गुणवत्ता को सुधारना चाहिए, यानी कि हमें सड़कों पर संकुलन की समस्या से बचने के लिए सड़कों की गुणवत्ता को सुधारना चाहिए और उन पर फ्लाईओवरों तथा दोहरे वाहन मार्गों का निर्माण करना चाहिए। फ्लाईओवर और दोहरे वाहन मार्गों का निर्माण करेंगे तो सड़कों पर संकुलन की समस्या का समाधान होगा
और चाहे कितने भी वाहन हो उनकी संख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। उनकी संख्या को नियंत्रित तो नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ उनके लिए एक पर्याप्त सड़क मार्ग प्रदान किया जा सकता है। और चौथा पॉइंट है कि उच्चतर पार्किंग शुल्क लगाकर निजी वाहनों की संख्या को नियंत्रित किया जा सकता है, यानी कि उच्चतर अधिक से अधिक टैक्स लगाकर निजी वाहनों की संख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। और इन सब के अतिरिक्त हम सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करके तथा सामुदायिक वाहनों का प्रयोग करके भी सड़कों पर संकुलन की समस्या से बच सकते हैं और उसको रोक सकते हैं। तो ये थे सड़कों पर संकुलन की समस्या के समाधान के उपाय। तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं अपने अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न यह है कि पाइपलाइन परिवहन क्या है? पाइपलाइन परिवहन के गुण तथा दोष बताइए। तो हमारा यह प्रश्न है कि पाइपलाइन, अब हमें इसमें पाइपलाइन परिवहन का पूरा वर्णन करना है। पहले बताना है ये क्या है, फिर उसके गुण तथा दोषों का वर्णन करना है। तो पाइपलाइन परिवहन में तरल पदार्थों जैसे जल, पेट्रोलियम एवं गैसों के अभूतपूर्व परिवहन में अभूतपूर्व योगदान दिया है। तो पाइपलाइन परिवहन होती है तरल पदार्थों, गैस, पेट्रोलियम, जल आदि का परिवहन जिसके द्वारा किया जाता है, उसे पाइपलाइन परिवहन कहते हैं। तो इसके कुछ लाभ और हानियां दोनों ही हैं। तो हम पहले वर्णन करेंगे पाइपलाइन परिवहन के लाभ की। तो पाइपलाइन परिवहन के लाभ निम्नलिखित हैं। पहला लाभ यह है कि पाइपलाइनों को ऊबड़ खाबड़ भूभागों तथा पानी के नीचे भी बिछाया जा सकता है। और दूसरा है कि इनके संचालन एवं रखरखाव का खर्चा अपेक्षाकृत कम होता है। ये जलीय तथा गैसीय पदार्थों के परिवहन की तीव्र गति से परिवहन करती हैं तथा ये परिवहन का सस्ता और पर्यावरण हितैषी साधन मानी जाती हैं। तो ये सारे थे पाइपलाइन परिवहन के गुण। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं कि पाइपलाइन परिवहन के और क्या क्या गुण होते हैं। तो हमारा चौथा पॉइंट यह है कि पाइपलाइन परिवहन में ईंधन की बचत होती है तथा मौसम संबंधी दशाओं का प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि पाइपलाइन से ईंधन की जो खपत होती है उसकी भी बचत होती है और मौसम संबंधी दशाओं का इस पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हम चर्चा करेंगे पाइपलाइन परिवहन के दोषों की। तो पाइपलाइन परिवहन के दोष निम्नलिखित हैं। पहला, पाइपलाइनों में कोई लोच नहीं होता है, यानी कि पाइपलाइन प्राय लचीली नहीं होती है, इनमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। यदि एक बार इन्हें बिछा दिया जाता है तो इनकी क्षमता को ना तो घटाया जा सकता है और ना ही बढ़ाया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है कि पाइपलाइन में रिसाव का पता लगाना बड़ा ही कठिन होता है। यह एक महत्वपूर्ण समस्या भी बनी हुई है जिसके कारण संसाधनों का अधिक से अधिक बर्बादी हो जाती है। और चौथा पॉइंट है, कहीं पर पाइपलाइन के कट या फट जाने से उसकी मरम्मत करना भी बहुत कठिन होता है। और सबसे बड़ी समस्या होती है कि कई स्थानों पर तो ये पता ही नहीं लग पाता कि पाइपलाइन कहीं से टूट गई है या फट गई है, जिससे संसाधनों की बर्बादी प्राय होती ही रहती है। इसलिए पाइपलाइन का ये सबसे बड़ा दोष माना जाता है। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और आशा करते हैं कि आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो हमारा अगला प्रश्न यह है कि वायु परिवहन का तीव्रतम तथा आधुनिक साधन है, स्पष्ट कीजिए। अब हमें इसमें वायु परिवहन के बारे में बताना है और हमें वर्णन करना है कि वायु परिवहन का तीव्रतम तथा आधुनिक साधन है। और इस कथन का स्पष्टीकरण करते हुए हमें इस प्रश्न का उत्तर देना है। तो देखते हैं अपने उत्तर को। तो दिया गया कथन बिल्कुल सही है और निम्नलिखित कारक उपर्युक्त कथन को सही सिद्ध करते हैं। तो पहला पॉइंट हमने लिखा है कि वायु परिवहन का एक तीव्रतम साधन है और आज इसके कारण विश्व का कोई भी स्थान 30 घंटे से अधिक दूरी पर नहीं है, यानी कि हम वायु परिवहन के द्वारा विश्व के किसी भी स्थान पर प्राय 30 घंटों के अंदर जा चुके हैं। यानी कि वायु परिवहन ने इतनी तेज़ी ला दी है परिवहन के अंदर। और इसका दूसरा पॉइंट है कि इसके द्वारा मूल्यवान वस्तुओं, जीवन रक्षक दवाओं को तीव्रता से कम समय में गंतव्य स्थान तक पहुँचाया जा सकता है। और तीसरा पॉइंट, दुर्गम स्थलों जैसे पहाड़, दलदल और जंगलों आदि क्षेत्रों में वायु परिवहन द्वारा ही परिवहन संभव होता है।
फोर्थ पॉइंट बताता है कि आपातकाल एवं युद्ध के समय वायु परिवहन का महत्व और भी बढ़ जाता है। तो ये थे वायु परिवहन के महत्व बताने वाले कुछ पॉइंट्स। तो इस प्रश्न का उत्तर भी हमारा कंप्लीट हो गया है। आशा करते हैं कि आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको चाहिए ऐसी ही और महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो तो आप बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू गाइज।